प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीटेट यूपीटेट साइंस के बारे में। एग्जाम पॉइंट्स फर्स्ट है और इसी एग्जाम पॉइंट्स के 5 क्वेश्चन पे कल हमने आपके साथ डेमो वीडियो किया था। ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का जो साइंस का पेपर होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न, ये प्रश्न कल भी हमने चर्चा किया था, आज भी आपके सामने है। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आप यदि चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे चैनल से आने वाली कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर भी आप चाहें तो दे सकते हैं। प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विथ द अदर बोन इज कॉल्ड। वह ऊतक जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, ऐसे ऊतक को क्या कहा जाता है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। वह टिश्यू, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपको बताना है। कार्टिलेज, एडिपोज, एपिथेलियम या लिगामेंट। तो आपका सही आंसर होगा लिगामेंट। आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब कभी किसी की बोन फ्रैक्चर होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं बोन फ्रैक्चर नहीं है बल्कि लिगामेंट फ्रैक्चर है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है ये गर्म पट्टी लगा लीजिए, सही हो जाएगा। तो लिगामेंट क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने में मदद करता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ देखिए, वह ऊतक जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे स्नायु या लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम पॉइंट है। एक्चुअली में इस वीडियो की जो खास बात है, प्रश्न तो हम प्रीवियस ईयर से लेंगे, लेकिन उस प्रश्न से संबंधित 4 या 5 प्रश्न और करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट के रूप से जाना जाएगा। यहाँ पे हमने लिगामेंट के बारे में पढ़ा। सेकेंड पॉइंट पे दिया गया है, वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। कह रहा है वह ऊतक जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे कंडरा या टेंडन कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी नहीं रखा गया है। इसको भी हम लोग जान ली। जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे कंडरा या क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। कंडरा या टेंडन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू को कहते हैं। ये शरीर के बाह्य और आंतरिक आवरण बनाने का काम करते हैं। ये त्वचा, जैसे त्वचा है ढकी हुई होती है, तो इनका मुख्य काम होता है रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मुख गुहा में पाए जाते हैं, श्वास नली में पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियों में पाए जाते हैं। इन सभी में ये पाए जाते हैं। कौन? उपकला ऊतक। अगला एडिपोज टिश्यू वसामय ऊतक कहते हैं, या अर्थात एडिपोज त्वचा के नीचे पाया जाता है। मांसपेशियों के नीचे त्वचा के नीचे मांसपेशियों के ऊपर एक वसा का लेयर है जिसे हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और ये एडिपोज टिश्यू ऊंट के कुबड़ में भी वसा में ऊतक पाया जाता है, जो वसा का संचय करता है और वसा संग्रह के अतिरिक्त ताप रोधी परत की भांति भी कार्य करता है। तो ये पूरा एक प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ और इस एक प्रश्न में आपने 4 और प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। ये है एग्जाम पॉइंट की विशेषता। और मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि आप एग्जाम पॉइंट को सभी कंप्लीट करिए। अभी आपके विज्ञान की एग्जाम पॉइंट चल रही है। आपके 5 या 6 मतलब नेक्स्ट सप्ताह से आपका स्टार्ट हो जाएगा ईबीएस, प्राइमरी के लिए ईबीएस। उसके बाद हम हिंदी के और इसका संस्कृत का ऐसे बनाने वाले हैं कि जो संस्कृत का तो आपका प्रैक्टिस पेपर होगा, हिंदी का आपका ईबीएस ये होगा आपका एग्जाम पॉइंट, और आपका और भी सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट करा जाएंगे। वह एग्जाम जैसे कि आपका सीडीपी का होगा, वह एग्जाम पॉइंट आपकी दोनों परीक्षा को मेंटेन करेगी, यानी जूनियर लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों, मतलब प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों को मेंटेन करेगा। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लाभ आप उठा पाएंगे। आगे बढ़ जाए। प्रश्न का उत्तर देना है कि बीबी पैरस जर्मिनेशन ऑफ सीड इन
बीबी पैरस जर्मिनेशन से आप क्या समझते हैं? या इसी को जरायुज अंकुरण कहते हैं, या इसी को पितरस्थ अंकुरण कहा जाता है। तो ये पाया जाता है राइजोफोरा में। तो आपको बताना है जरायुज अंकुरण क्या होता है। ये होता है राइजोफोरा में। राइजोफोरा क्या है? ये दलदल में पाया जाने वाला पौधा है। इसे मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पौधे दलदल में जब इनके बीज गिरते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी के कारण ये वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। इस O2 की कमी को पूरा करने के लिए ये पहले ही अपने जो फल है उसी फल में अंकुरित होना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार के अंकुरण को जरायुज या जो है बीबी पैरस अंकुरण के नाम से जाना जाता है। कह रहा है, देखिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट में कि बीजों के जरायुज अर्थात बीबी पैरस अंकुरण राइजोफोरा ये मैंग्रोव पौधों के अंतर्गत आता है। मैंग्रोव पौधों में एक और चीज पाई जाती है, निमेटोफोर रूट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निमेटोफोर रूट, जिसे श्वसन मूल जड़ कहते हैं। जैसे ये मेन पौधा है और इसकी जड़ ऐसे नीचे जाकर के ऊपर आ जाती है। यह ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी का एक उदाहरण है, और ये उल्टे दिशा में निकल करके बाहर की दिशा में आती है, खूंटी जैसी निकली होती है, पाया जाता है। प्रायः बीजों को, और इसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं, श्वसन के लिए होल पाए जाते हैं। प्रायः बीजों में अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन, पानी और तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन दलदल में तो मिल नहीं पाता। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अतः बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। यह गुण पितरस्थ अंकुरण या जरायुज अंकुरण या बीबी पैरस के नाम से जाना जाता है। आलू जो है ये तने का रूपांतरण होता है, आप सब जानते हैं। चलिए, कह रहा है यस आई यूनिट में, यस आई यूनिट ऑफ हीट इज, उष्मा का यसाई मात्रक क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा? उष्मा का मात्रक होगा। ठीक है, जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा? उष्मा का, यानी जूल आपका सही आंसर होगा। देखिए, कह रहा उष्मा का यसाई मात्रक जूल है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती। कह रहा है कि दो वस्तु अगर एक साथ है और उनके तापांतर में अगर ऐसी दिक्कत है तो एक का ताप दूसरे ताप के साथ अटैच हो जाता है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा उष्मा कहलाती है। जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। प्रायः ऊर्जा का मात्रक ही उष्मा का मात्रक होता है। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 10 यूनिट to 25 unit in 5 seconds, then working force acting on its is, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाता है तो इस पर कार्यरत बल होगा 2 यूनिट, 1 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट। तो आपका देखेंगे, कहेंगे बल का आवेग। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बस बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। कह रहा है यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। यह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा पी इक्वल टू एफ डेल्टा टी। टी 5 सेकेंड है, P1 है आपका 10 किलोग्राम पर मिनट पर सेकेंड, और ये P2 है आपका 25 किलोग्राम। अब इनको दोनों को हमें सॉल्व करना है तो हम करेंगे F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपान T, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम लिखेंगे फिर F इक्वल टू 25 माइनस 15 अपान 5 10 अपान 5, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 अपान 5, और जब काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 न्यूटन का बल लगेगा।
जो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी 3 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 यूनिट ये आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक के प्रश्नों को हमने कल आपके उसमें करवाया था, जो आपके डेमो वीडियो के रूप में आपको दिया गया था। यहां तक के प्रश्नों को हमने आपसे करवा दिया था। आगे का प्रश्न यहां से स्टार्ट करते हैं। माइस इज यूज टू द कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट इज, कह रहा खाना बनाने के लिए बर्तन में अभ्रक का उपयोग क्यों किया जाता है। खाना बनाने के लिए बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह, इसका क्या गुण है ये आपको बताना है। कह रहा है कि ऊष्मा का कुचालक होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक, या ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अब आपको आंसर बताना है। पहले आप एग्जाम पॉइंट देखिए। खाना बनाने के लिए बर्तन अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। यह ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो गया। ठीक, अब आगे आइए। अभ्रक एक बहुउपयोगी, अब अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज पदार्थ है जो आग्नेय या कायांतरित चट्टानों के खंडों से बना हुआ है। अभ्रक हल्के पीले रंग का, हरे रंग का या काले रंग का होता है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। यही गुण के कारण इसका व्यापारिक महत्व बढ़ जाता है। अभ्रक का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन, बॉयलर के जैकेट के आवरण बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत यंत्र उपकरण बनाने जैसे डायनेमो, आर्मेचर, हीटर, टेलीफोन, डायल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशन and 20 rear in 10 meter length. The wavelength of wave is, आपको बताना है कि वेव की वेवलेंथ क्या होगी। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न, 20 विरलन से तरंग दैर्घ्य के बारे में बताना है। 50 सेंटीमीटर, 25, 75 और 100। आगे आइए, अभी आंसर मिलेगा आपका। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्ब्डा ऐसे बनता है आपका, आपने देखा होगा, ऐसे लैम्ब्डा बनता है, तो लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा तरंग दैर्घ्य तरंग संचरण की दिशा के माध्यम में किसी भी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य लंबाई सेंटीमीटर में, संपीड़नों या विरलनों की संख्या 10/20। ठीक, लंबाई सेंटीमीटर में थी तो 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 मीटर लंबाई हो गई और बटे 20 जो है इसके संपीड़न है। टोटल हो जाएगा, 1 मीटर को आप किस में बदल देंगे, 1 मीटर में 100 मीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 गुण 10 मीटर 1000 हो जाएगा बटे 20, यानी 50 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाता है। इन हाउस होल्ड वायरिंग, घर के अंदर जो वायरिंग की जाती है, व्हाट इज द कलर ऑफ द अर्थ वायर, जो अर्थिंग के लिए वायर जाता है जिसे अर्थ वायर कहते हैं, उसका रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। हरा, काला, लाल या सफेद। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें विद्युतमय या जीवित उदासीन तथा भूतार कहते हैं। 3 तार होते हैं। एक को विद्युतमय तार कहते हैं, दूसरे को उदासीन कहते हैं और तीसरे तार को कहा जाता है भूतार यानी अर्थ वायर। विद्युतमय तार सामान्यतः लाल रंग के होते हैं, याद रखिएगा, विद्युतमय तार सामान्यतः लाल रंग के होते हैं।
उदासीन तार काले रंग के होते हैं और भू तार आपके हरे रंग के होते हैं। विद्युत में तार से धारा प्रवाहित होती है। उदासीन तार धारा वापस ले जाती है। भू तार का संपर्क पृथ्वी से होता है तथा दूसरी तरफ एक उपकरण के चालक बॉडी से जुड़ा होता है। विद्युत यदि बॉडी में उतर जाए तो इसके माध्यम से आवेश पृथ्वी में चला जाता है और उपकरण का उपयोगकर्ता झटका लगने से बच सकता है। अतः भूतार सुरक्षा का एक साधन होता है। अगला प्रश्न है आपका, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 यानी पानी का अपवर्तनांक कितना है 4/3 है तथा कांच का जो परम अपवर्तनांक है वो 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ 4/3 and 3/2 by the respectively and absolute refractive index of the water and glass, then the refractive index of glass relative to the water is। कह रहा पानी का अपवर्तनांक है ANW = 4/3 यानी 4/3। कांच का अपवर्तनांक है 3/2। अब कह रहा है कि इन दोनों का निकालना है और हमें किसके सापेक्ष निकाला, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ANG बराबर ANG/ANW और ऐसा जब करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3/2/4/3 और तब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो इनका बदल के ऊपर जाएगा 3/2 × 3/4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 3 त्रिका 9/8। तो सही आंसर हो जाएगा 9/8। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग पे, या आपका एनर्जी चार्ज, या आपका द्रव्यमान। तो सही आंसर आपका मोमेंटम होगा यानी संवेग होगा। आते हैं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स पे। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ के धारा संबंधी नियम आवेश के संरक्षण के धारा संबंधी नियम पर आधारित होता है। तो पहला ये हो गया आवेश का संरक्षण, याद रखिएगा आवेश के संरक्षण। किरचॉफ का नियम आवेश के संरक्षण से संबंधित है। सन 1845 में किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ के नियम कहलाते हैं। ये नियम विद्युत परिपथों के लिए वस्तुतः आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियमों के रूप में जाने जाते हैं। किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी नोड या जंक्शन की तरफ जाने वाली, ध्यान से देखिएगा, किरचॉफ के धारा संबंधी नियम के अनुसार किसी नोड या जंक्शन की तरफ जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस नोड से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी अगर इन दोनों का योग निकाला जाए तो इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर वही कह रहा है कि धारा नोड की तरफ जाने वाली धारा नोड से दूर जाने वाली धारा के क्या होती है, बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अगला प्रश्न, ये आपका प्रश्न पूछा ही जाता है आपका प्राइमरी में भी अपर प्राइमरी में दोनों में आता है। वैल्यू बदल जाती है लेकिन प्रश्न आता जरूर है। ठीक, प्रश्न है बाइनरी नंबर 11012 के तुल्य दशमलव संख्या होगी। आपको दशमलव संख्या बतानी। एक्चुअली में इसका आंसर तो 13 आता है। अब इसको निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए,
द्विआधारी अंकों के दशमलव में परिवर्तन करने के लिए उसके अंकों का मान स्थानीय मान से गुणा करके उन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने इन सबको जोड़ दिया, लिख दिया 1 1 0 1, 4 थे। अब हम इनके स्थानीय मान को देखेंगे तो यहाँ करेंगे 2 के पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब हम इनको निकालेंगे तो इनका निकलेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए कैसे निकलेगा, फिर से इसको छोटा छोटा लिखते हैं। 1 1 0 1, यहाँ पर लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। हमने इसको 2 की पावर जो 0 है और तो ये हो जाता है 1। 2 की पावर जो ये 1 है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 करना 2 हुआ, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये हो जाता है 0। ठीक, इनको जोड़ना है। फिर जब ये है 2 की पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा 4, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 1 13, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है 13 हो जाता है। व्हाट इज सिल्क फार्मिंग? रेशम पालन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। रेशम पालन क्या कहलाता है, या रेशम पालन से आप क्या समझते हैं? देखिए, रेशम पालन सेरिकल्चर कहलाता है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, एग्रीकल्चर खेती किसानी। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक, कच्चा रेशम पाने के लिए रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। आगे आइए, रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। हार्टिकल्चर बागवानी से। और जो है ओलेरीकल्चर सब्जी से। यहाँ पे एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? कृषि कार्य से संबंधित होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर, कह रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा से संबंध रखने वाले सभी जीवधारी होते हैं। एक कोष की प्रोकैरियोटिक, एक कोष की यूकैरियोटिक, एक बहुकोष की प्रोकैरियोटिक, बहुकोष की यूकैरियोटिक। हुआ क्या था कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 1969 ईस्वी में R.H. व्हिटेकर नामक एक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। इनके कहने के हिसाब से सभी जीवों को 5 जगत में बांट दिया गया है। पहला जगत जो है, यहाँ पे इनके लक्षण और एक प्रश्न पूछा जाता था, हमने पूरा टेबल ही लगा दिया। यहाँ पे इनके लक्षण को देखें तो कह रहा है कि अगर मोनेरा की बात करेंगे, 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। हमसे प्रश्न में प्रोटिस्टा के बारे में पूछा है। प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक पाया जाता है, सेल में केंद्रक पाया जाता है। और यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की। तो हमारा ऑप्शन तो यहीं पे मिल गया कि प्रोटिस्टा कैसा होगा? एक कोष की और यूकैरियोटिक। तो सही आंसर हमारा होगा एक कोष की यूकैरियोटिक। अब अगर हमसे फंजाई के बारे में पूछेगा तो हम कहेंगे यूकैरियोटिक होता है लेकिन मल्टीसेलुलर होता है। अगर प्लांटिक के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे यूकैरियोटिक होता है मल्टीसेलुलर। एनिमेलिया के बारे में पूछेंगे यूकैरियोटिक मल्टी। लेकिन अगर मोनेरा के बारे में पूछेंगे तो लिखेंगे यूकैरियोटिक, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। ये क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा और यूनिसेलुलर। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोटिस्टा को छोड़कर, मोनेरा को छोड़ करके बाकी सभी कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। और मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक। तो आपको याद रखने के लिए मोनेरा को याद कर लीजिए, बाकी सभी को यूकैरियोट में रख दीजिए। आगे बढ़ा जाए, यहाँ आप देखिए, फिर उसके बाद सेल वॉल दिया है कि सेल वॉल किस में पाई जाती है। मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती है, प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है, फंजाई में सब में प्रेजेंट होती है, पादप में पाई जाती हैं, और एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। न्यूट्रिशनल कैसा होता है? न्यूट्रिशन तो यहाँ पे ये फोटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक, यानी ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, पैरासाइटिक के रूप में भी पाए जाते हैं। और तीसरा जो है ये केमो ऑटोट्रॉपिक यानी केमिकल का भी निर्माण करते हैं। वहीं पे हेट्रोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक होता है प्रोटिस्टा में, हेट्रोट्रॉपिक होता है फंजाई में, प्लांटी में होता है फोटोट्रॉपिक, और एनिमेलियम होता है हेट्रोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे एब्जॉर्ब, ये भोजन को अवशोषित करके लेता है, कौन? बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा एब्जॉर्ब और इंजेस्टिव यानी निगल जाता है।
और जो है फंजाई ये एब्जॉर्प्टिव होता है यानी भोजन को एब्जॉर्ब करता है। प्लांटी मोस्टली एब्जॉर्बेटिव होते हैं और एनिमल इंगेस्टिव होते हैं यानी भोजन को निगलते हैं खाते हैं।